और महंगाई के इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, प्रोफेसर अरुण कुमार जो अर्थशास्त्री हैं और डॉक्टर अमन चुघ जो सीए भी हैं और अर्थशास्त्री भी हैं। सबसे पहले प्रोफेसर अरुण कुमार आपसे सवाल, ये WPI का जो आंकड़ा है जो 12 साल में सबसे ऊंचा है, ये आम आदमी के लिए किस तरह एक खतरे का संकेत बना है, या आम आदमी क्या समझे? क्या आने वाले दिनों में इसका मतलब है कि CPI जो है, जो खुदरा मूल्य सूचकांक है, वो भी बढ़ेगा? जी हाँ, जैसे कि आपने कहा कि ये जो खुदरा मूल्य हैं, क्योंकि जब आपका कॉस्ट बढ़ जाता है तो उससे फिर जब आपको जो चीज बेचनी है उसका भी दाम बढ़ाना पड़ता है, नहीं तो फिर आपकी कमाई कम हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब सवाल ये उठता है कि ये WPI क्यों बढ़ रहा है। तो आपने जैसे बताया कि कुछ अंदरूनी कारण है, कुछ विदेशी कारण है कि विदेशों से चीजें ज्यादा महंगी आ रही हैं, रुपया कमजोर हो रहा है, और क्योंकि बाहर जो डिमांड बढ़ गई है तो इसलिए जो दाम भी बढ़े हैं। और सप्लाई बॉटलनेक बहुत है। सप्लाई बॉटलनेक का मतलब कि जैसे लॉकडाउन हुआ जगह जगह, तो उससे जो सप्लाईज आते थे उसमें जो अंतर आया है, बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए हैं, वो दोबारा रिवाइव नहीं कर पाए हैं, इसलिए सप्लाई बॉटलनेक कंटिन्यू कर रहा है। हालांकि डिमांड कम है, अभी भी अर्थव्यवस्था पटरी पे नहीं आ पाई है जो प्री पैंडेमिक की लेवल पे थी, लेकिन फिर भी ये दिखा रहा है कि अगर दाम बढ़ रहे हैं तो सप्लाईज ठीक से नहीं आ रहे हैं। तो जैसे कि हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में चिप्स की शॉर्टेज है, क्योंकि जो चिप जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास डिमांड बहुत बढ़ गई है। ऑटोमेशन बहुत हुआ है इस दौरान, तरह तरह से आपने देखा कि चाहे वो मोबाइल फोन है, बाकी और हैं, तो जो कार की चिप्स हैं उनमें शॉर्टेज आ गई है। तो इसलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर का प्रोडक्शन कम हो गया है, वहां पे परेशानी आई। फिर ओपेक ने अपने दाम बढ़ा दिए, लेकिन जितना ओपेक ने दाम बढ़ाया उससे ज्यादा हमारे यहाँ टैक्स बढ़ गया। तो जब टैक्स बढ़ेगा एक बुनियादी वस्तु पे जो एनर्जी है, तो एनर्जी तो हर चीज में काम आती है। जैसे कि अभी आपने इंटरव्यू में दिखाया कि कोई गैस है, रसोई का गैस है, कोई अपना कार चलाता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई ट्रक ड्राइवर है, तो उनके भी दाम फिर बढ़ जाते हैं। तो कुल मिला के जो स्थिति है उसमें अंदरूनी कारण भी है और जो बाहर से आने वाला जो इन्फ्लेशन है वो भी कारण है। और सप्लाई बॉटलनेक बहुत एक इसमें बड़ा जो कारण है। और दूसरा है कि हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं उनकी प्राइसिंग पावर बढ़ गई है। तो देखिए उनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया, हालांकि इंटरेस्ट कॉस्ट उनका कम हो गया है, लेकिन उन्होंने दाम जो कम नहीं किया, उन्होंने दाम बढ़ा लिया। अब उनका प्रॉफिट 22-24% जो है एवरेज में बढ़ रहा है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर का प्राइसिंग पावर भी इसमें एक वजह है जिससे कि जो दाम बढ़ रहे हैं, न कि जो दाम जब डिमांड कम है तो दाम तो कम होने चाहिए थे। तो ये अंदरूनी और बाहर के कारण है। और जैसे आपने बताया उसका असर ये भी है, शिक्षा पे बहुत बड़ा असर पड़ा। जो गरीब आदमी है उसने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में डाल दिया, या जब उसको ज्यादा परेशानी हुई तो उसने बिल्कुल स्कूल से ही निकाल लिया। फिर जब मेडिकल का खर्चा बहुत बढ़ गया है, अब ये सब तो हमारे जो खुदरा उसमें आते ही नहीं है, CPI में है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स में भी ये सब नहीं आता है। तो ये एक्चुअल में इन्फ्लेशन और ज्यादा तेज है। जो हमारा जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा है वो इस समय ये सब एजुकेशन, हेल्थ और जो सर्विसेज हैं इसमें नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे जैसे कि टेलीकॉम सर्विसेज हैं उनके दाम बढ़ गए हैं, तो वो इसमें नहीं आएगा। तो इस तरह से जो इन्फ्लेशन का रेट है वो कहीं ज्यादा है, जो दिखा रहे हैं उससे ज्यादा है। जी डॉक्टर अमन चुघ, अब इसके बाद सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार के पास क्या बचता है उपाय ताकि वो जनता को राहत दे सके? तमाम पाबंदियां हैं चारों तरफ से, सप्लाई साइड से भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। अब सरकार क्या करे? जैसे कि डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि कंपनियों ने इसमें कोई लोड नहीं लिया, उनका इंटरेस्ट पार्ट कम हुआ है और उधर उन्होंने अपने प्राइस बढ़ा के रखे हैं, यानी संकट में भी उन्होंने कोई बहुत दरियादिली दिखाने की कोशिश नहीं की और सारा बोझ आम आदमी पर पड़ा। सरकार को क्या करना चाहिए इसमें? सुशील जी नमस्कार है। सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोर CPI यानी कि जो कोर CPI एक्सक्लूडिंग जो फूड एंड बेवरेजेस एंड फ्यूल है वो भी बढ़ रहा है, एंड दैट अप्रूव्स कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन पास ऑन कर रहे हैं अल्टीमेटली कंज्यूमर को। बट अगर हम CPI को और थोड़ा डेप्थ में देखें, डिटेल में, वहां पे फूड एंड वेजिटेबल प्राइसेस जितना एक्सपेक्टेशन था उतना नहीं बढ़ा। हालांकि जो मेजर कंट्रीब्यूटर टू कोर CPI या CPI रहा वो मेजरली बिकॉज ऑफ पर्सनल अफेक्ट आइटम्स वो बढ़ गई 6.9% से अंदाजन। फिर उसके बाद जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो 6.7% से बढ़ गई। फिर उसके बाद जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं वो बढ़ गई, यानी कि एकदम से जो रीओपनिंग का जो प्रेशर आया, जैसे टॉयलेटरीज है या हाउस होल्ड आइटम्स हैं या पर्सनल केयर आइटम्स हैं वगैरह वगैरह, उसके कारण एकदम से इन्फ्लेशन पंप अप हुआ।
डेफिनेटली वो जो इन्फ्लेशन पंप अप हुआ उसमें अब आरबीआई सबसे पहले अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में एक कंट्रोल टच पॉइंट ला सकता था, बट आरबीआई चोज, क्योंकि शक्तिकांता दास साहब ने भी कहा कि हमें पहले ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाना है, और उन्होंने ये मेंशन भी किया कि ग्रोथ अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं हो रही अभी, तो वो इंडिपेंडेंट जब तक नहीं होगी तब तक हम अकोमोडेटिव पॉलिसी के साथ रिवर्स रेपो रेट को नहीं बढ़ाएंगे, बट ऑब्वियस है पहले रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएंगे तभी रेपो रेट बढ़ाने की बात होगी। यानी कि गवर्नमेंट और आरबीआई मेरे को लगता है कि इस टाइम पे तीन मेन कारण के कारण बंधे हुए हैं। पहला मेन कारण यह है कि ओवरऑल, जैसे अरुण जी ने भी बताया, कि सप्लाई चेन डिसरप्शन ग्लोबली है। हम कई जगह से जो इंपोर्ट कर रहे हैं और ओमिक्रॉन वायरस के कारण जहां जहां उन कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मलेशिया से अगर पाम ऑयल है या कई और कंट्री से, वो सप्लाई चेन डिसरप्ट करके हमें वो चीजें महंगी करता है। दूसरा मेजर कारण है ये जो पूरा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड का, वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि पॉलिटिकल नोटोरियस एक्टिविटीज भी हो रही है कहीं ना कहीं, कि सप्लाई चेन एक्टिविटी जो हाई ग्रोथ नेशंस थे उनको डिसरप्ट करने के लिए, जैसे जस्ट एज एन एग्जांपल, रशिया नेचुरल गैस की सप्लाई नहीं कर रहा, नॉर्थ स्ट्रीम की हामी भरवाने के लिए यूरोप के साथ, ब्राजील के अंदर पंगा हो रहा है, ब्राजील इसलिए लगातार 2% से 9.25% इंटरेस्ट बढ़ा चुका है। तो ऐसा कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर भी दिख रहा है, जो कि पॉलिटिकली लिंकेज दिख सकता है। बट यहां पे जो गवर्नमेंट एंड आरबीआई, उनका एक स्टैंड यहां पे ये मजबूत है कि अभी हम ग्रोथ के ऊपर रखेंगे, बिकॉज रियल जीडीपी ग्रोथ अभी भी 9.5% एक्सपेक्टेड है। तो जब तक हमारी जीडीपी की ग्रोथ महंगाई की ग्रोथ से ज्यादा है, ज्यादा टेंशन ओवरऑल एज एन इकोनॉमी के लिए नहीं है। बट डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरर्स पास ऑन कर रहे हैं, जो लोअर इनकम ग्रुप हैं, उसके लिए मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, फिस्कल रिफॉर्म्स होने चाहिए, रादर देन सिर्फ आरबीआई के हाथ से मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स के कारण वो गरीब आदमी का जो स्ट्रक्चरल माइंडसेट, स्ट्रक्चरल जो चेंज है वो तब तक नहीं हो पाएगा। जी प्रोफेसर अरुण कुमार, ये जो बात एक कही जा रही है कि विकास देश का होगा, जीडीपी बढ़ेगी तो महंगाई भी साथ साथ बढ़ेगी, ये जो पैराडॉक्स है, ये जो विरोधाभास है, सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड तो अच्छा कर देगी लेकिन आम आदमी के लिए जो स्थितियां हैं वो खराब हो जाएंगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि देश की जीडीपी बढ़े लेकिन आदमी को भी राहत मिले? देखिए, ये बिल्कुल संभव है, और ये कहना कि आरबीआई ने लिक्विडिटी बहुत रिलीज किया है उसकी वजह से ये जो बढ़े हैं दाम, ये बात सही नहीं है, क्योंकि अभी भी जो हमारा जीडीपी है वो प्री पैंडेमिक लेवल तक ही पहुंचा है ऑफिशियली, और अगर हम असंगठित क्षेत्र को जोड़ लें तो अभी भी प्री पैंडेमिक लेवल से कम है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र तो गिरावट पे ही है, वो तो वहां पे नौकरियां भी कम हो गई हैं, आमदनी भी कम हो गई है। तो इसलिए जो आरबीआई का लिक्विडिटी रिलीज है उसकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन नहीं है। जो इन्फ्लेशन है वो उसके पीछे हमारा टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने बढ़ाए हैं, जैसे कि पेट्रोलियम गुड्स पे हमने टैक्स बढ़ा दिया, तो वो एनर्जी जब दाम बढ़ेगा तो सब चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, तो आपके जो इंटरव्यू में दिख रहा था। फिर हमने कस्टम्स ड्यूटी बढ़ा दी है, तो जो इंपोर्टेड गुड्स हैं उनके दाम भी बढ़ जाते हैं जब हम कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाते हैं। फिर जो हमारा रुपया है, अब इस समय देश के पास $650 बिलियन के रिजर्व्स हैं, तो हम रुपए को क्यों बढ़ने दे रहे हैं, रुपए को क्यों गिरावट पे आ रहा है, उसको हम जो है स्टेबल रखें जिससे कि दाम अंदर ना बढ़े। तो सरकार अगर चाहे तो पॉलिसी लेवल पे कई चीजें कर सकती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम कर सकती है, और जो फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल करके जो हमारा जो डॉलर और रुपये का जो पैरिटी है उसको जो करके, और फिर बाकी और जैसे कि जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है जो इस समय दाम बढ़ा रहा है, कहीं वो जो मतलब फायदा उठा रहा है उसका, तो वहां पे जो कुछ अंकुश लग सकता है। तो सरकार अगर चाहे तो कई चीजें कर सकती है जिसकी वजह से कि जो ये दामों में जो बढ़ोतरी हो रही है उस पर काबू लिया जा सकता है। जी डॉक्टर अमन चुग, सरकार काफी कुछ कर रही है, क्यों नहीं कर रही है सरकार, वो सारे कदम क्यों नहीं उठा रही? किस बात का इंतजार है सरकार को? अब तो चुनाव भी आने वाले हैं, दिखाने के लिए सही कुछ और राहत बढ़ाए सरकार। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जो रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के तहत रुपी अभी भी डेप्रिशिएट एज अगेंस्ट अदर पियर करेंसी ज्यादा नहीं हुआ है। रुपी की डेप्रिसिएशन जो रेंज है वो अभी भी वही 74-76 की रेंज है, जहां पे आरबीआई इंटरवीन करता है 76 के ऊपर। इसलिए $682 बिलियन से $640 बिलियन आए हैं हमारे रिजर्व्स। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इनडायरेक्ट टैक्सेशन अगर नहीं बढ़ाएंगे या टैक्सेबिलिटी अगर नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा जो बजट है जिसमें 15 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट है इस साल का, हम उसको कैसे मैनिपुलेट कर पाएंगे? इसलिए मैंने जिक्र किया कि अल्टीमेटली इसका जो समाधान है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। एंड वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में जो टेम्पररी हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दो, जीएसटी के रेट को घटा दो वगैरह वगैरह, तो मुझे लगता है कि हमें जैसे एज एन एग्जांपल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के तहत कई लोगों को जो एम्बिट में लेके आया जाएगा या आया गया है,
वो एक तरह से सरकार का कदम है, क्योंकि सरकार को भी समझ आता है कि 2014 से पहले मेजरली इकोनॉमी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी थी, जितना बना रहे थे उतना कंज्यूम कर रहे थे, एंड अल्टीमेटली हम एक तरह से धीरे धीरे करके चल रहे थे। एंड आप 2004 से लेके 2010 का डाटा देखिए, टोटल एम्प्लॉयबिलिटी सिर्फ 2.7 मिलियन थी एंड जीडीपी ग्रोथ 9.5% थी, मगर सीपीआई हम रिकॉर्ड नहीं करते थे क्योंकि सीपीआई को हम फॉलो नहीं करते थे। 2014 के बाद हमने सीपीआई को फॉलो किया एंड उस टाइम पे भी डब्ल्यूपीआई 14-15% के करीब थी। एंड अगर हम रियल टर्म्स में अगर डब्ल्यूपीआई की बात करें, ऑन रिकॉर्ड देखें 7% थी, मगर रियल टर्म्स में देखें तो डब्ल्यूपीआई उस जमाने में 14-15% थी, क्योंकि अल्टीमेटली सीपीआई का रिकॉर्ड नहीं था ना। तो 2014 के बाद एक तरह से इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी की बात करी, इन्वेस्टमेंट ड्रिवन आप इकोनॉमी। 2014 की जो ये ऐतिहासिक लकीर आप भी खींच रहे हैं, ये सब जगह खींची जाने लगी है। प्रोफेसर अरुण कुमार, बस एक मैं जवाब चाहूंगा, क्या आप सहमत हैं डॉक्टर अमन चुग की बात से? मेरे पास इसके बाद मैं 10 सेकंड और लूंगा। 2014 की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2014 के बाद ही मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनी और सीपीआई को हमने अडॉप्ट किया, उससे पहले तो हमने अडॉप्ट नहीं किया। जी, देश में 2014 के बाद कई चीजें पहली बार हुई हैं, आप भी कह रहे हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार, बस एक छोटा सा जवाब। हाँ, नहीं देखिए, ऐसा है कि 2014 के पहले और 2014 को हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनुअल जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन था वो जरूर 2 साल बढ़ा, लेकिन उसके पहले वो कम भी था। ऐसा नहीं है कि जो हरदम ये हाई था। दूसरी बात ये कि इन्वेस्टमेंट है वो पीक किया था 2012-13 में 36.5% पे, और उसके बाद गिर गया इन्वेस्टमेंट। और यही कि आप देखें तो हमने पिछले 8 क्वार्टर, मतलब ये रेट ऑफ ग्रोथ गिरता रहा। प्री पैंडेमिक में 8% से 3.1% पे आ गया था। और तीसरी बात यह कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है, तो करीब अभी जैसे आंकड़े दिए गए कि 23,000 जो सुपर रिच लोग थे उन्होंने देश छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिगड़ गया है। और दूसरी बात यह कि कितने सारे लोग, अभी जो आंकड़े आए कि 8 लाख लोगों ने देश को छोड़ दिया है, वो बाहर चले गए हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि हमको इस सब में नहीं पढ़ना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि आज की स्थिति जो लॉकडाउन और पैंडेमिक है उसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले क्या हुआ और आज हम उसको कंपेयर करें, उससे जो कुछ बनता बिगड़ता जी बिल्कुल बिल्कुल। जो आज हमारे सामने चुनौती है, हम उसका सामना पहले करें, पीछे बहुत जाने के बजाय। प्रोफेसर अरुण कुमार, डॉक्टर अमन चुग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मसले पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का।